हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। तो एमबीए पाठशाला ने आप लोगों की स्पीड बूस्ट करने के लिए, आपकी टेस्ट टेकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए एक फ्री डेली क्विज का इनिशिएटिव लिया है, जिसको आप लोग हमारे पोर्टल पर www.mbapathshala.com पर जाकर हमारा जो फ्री कोर्सेज का सेक्शन है, कैट 2026 फ्री प्रिपरेशन एक कोर्स है, उसमें एनरोल करके आप डेली बेसिस पर एक फ्री क्विज लगा सकते हो। ये क्विजेज आप लोगों के एग्जाम यानी कि कैट 2026 तक हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका एनालिसिस मिलेगा, क्विज रहेगी हमारे पोर्टल पर। Hello guys, welcome to Daily Dose. So let's solve the passage. The persistent cultural salience of paranormal phenomena, ranging from ghost hauntings to telekinetic anomalies to precognitive epiphanies, is routinely dismissed by orthodox scientism as a mere epiphenomena of cognitive pathology or structural evolutionary deficits. So, कल्चर में जो पैरानॉर्मल फिनोमिना है, मतलब ऐसा फिनोमिना जो नॉर्मल साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जैसे कि घोस्ट का दिखना या टेलीकाइनेसिस के अंदर एनोमलीज। एनोमलीज इज बेसिकली डेविएशंस फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, या एक सडन रियलाइजेशन जब आपको होता है कि ये चीज़ मैंने गलत कर दी या सही कर दी है ना, ठीक है। एपिफनी इज बेसिकली सडन रियलाइजेशन, जैसे कि अंदर से आपकी आवाज़ आई हो, है ना, कि भाई दिस इज गुड और दिस इज बैड, राइट। सो ये जो सारे पैरानॉर्मल फिनोमिनाज हैं, चाहे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो, घोस्ट हॉन्टिंग्स हो, प्री कॉग्निटिव एपिफनीज हो, ठीक है, उनको ऑर्थोडॉक्स साइंटिज्म डिनाई करता है एज अ फॉर्म ऑफ सेइंग कि यार ये तो एक तरह से आपके ब्रेन की बीमारी है, पैथोलॉजी इज बेसिकली डिजीज, या फिर आपके एवोल्यूशन में कोई कमी रह गई, तो इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, तो सिंपली स्पीकिंग पैरानॉर्मल फिनोमिना को जो ऑर्थोडॉक्स साइंटिज्म है वो एक रेलिवेंट चीज़ नहीं मानता, उसको कॉग्निटिव पैथोलॉजी या डिजीज़ की कैटेगरी में डाल के उसको साइडलाइन कर देता है, ठीक है। अंडर दिस रिडक्शनिस्ट regime, the experience of the numinous or the inexplicable means something that cannot be explained, is pathologized as a localized error in brain executive network. सेम वो चीज़ बोल रहा है जो साइंस की रिडक्शनिस्ट रिजीम है। ओके, रिडक्शनिस्ट मीन्स कि आपने कुछ सर्टेन चीज़ें हैं जिसमें सारी चीज़ों को रिड्यूस कर रखा है, तो बेसिकली इट्स ओवरली सिंपलिस्टिक। ओके, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश। तो ऐसा जो रिडक्शनिस्ट रिजीम है अभी के साइंस का, उसमें जो चीज़ें आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उन चीज़ों को आप लोकलाइज्ड एरर की कैटेगरी में डाल देते हो कि ये तो ब्रेन की ही कोई गलती है, ये तो ब्रेन में ही कोई एरर हो गया है। ओके, like simply speaking, you call that person crazy in a sense. Okay, a hyperactive agency detection device misfiring in the dark. तो ब्रेन की बात हो रही है कि जब कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बात करता है, तो then the normal response is that it's just misfiring of the brain. You are being hyperactive, misfiring, or a transient is short lived temporal lobe micro seizure, या फिर आपको माइक्रो सीजर आ गया, ठीक है, ऐसा बोला जाता है, सिमुलेटिंग एन एक्सटर्नल प्रेजेंस। ओके, सो कुल मिला के वही जो चीज़ आपने अभी तक बोली कि यू डोंट agree to the idea of anything that is paranormal or something that is beyond the explanation of science. You say that it's a problem with the brain, it's a sort of disease, it's a seizure, right? But you never obviously accept the idea that paranormal activities or such phenomena that cannot be explained by science can happen. This epistemic framework assumes a priori that phenomenal consciousness must operate within the deterministic, strictly materialistic topology, effectively treating any subjective divergence from the verified physical constants as an ontological aberration, requiring clinical or psychological correction. Okay, so epistemic is related to knowledge. सो करंट जो नॉलेज का फ्रेमवर्क है वो पहले से ही एज्यूम करके चलता है कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसको ऑपरेट करना चाहिए एक वेल डिटरमिन्ड मटेरियलिस्टिक बॉर्डर्स के विद इन। ओके, तो मटेरियलिस्टिक मीन्स समथिंग दैट इज फिजिकल, समथिंग दैट यू कैन टच एंड यू नो दैट दिस इज फॉर रियल। कोई सा भी सब्जेक्टिव डाइवर्जेंस इस फिजिकल कांस्टेंट वाले अंडरस्टैंडिंग से
उसको हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये तो कोई बीमारी है, कोई डिजीज है जिसको क्लिनिकल या साइकोलॉजिकल करेक्शन की ज़रूरत है, राइट? सो बेसिकली if something is physical and something that falls within the well defined criteria of the already accepted conventions of science, उसको तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उसके बाहर कोई भी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होगा तो उसको आप एक एबरेशन का मतलब एरर मान के साइड लाइन कर देते हो, एंड यू से दैट इसको तो साइकोलॉजिकल या क्लिनिकल इवैल्यूएशन और करेक्शन की ज़रूरत है. बाय रिड्यूसिंग द घोस्ट इन द मशीन टू डिफेक्ट इन द बायोलॉजिकल हार्डवेयर. सो एक घोस्ट को आप कैसे प्रेजेंट करते हो कि आपके दिमाग के अंदर ही कोई डिफेक्ट है, ठीक है? मेन स्ट्रीम एम्पेरिकल डिस्कोर्स डिस्कशन इम्प्लिसिटली प्रोटेक्ट्स इट्स ओन पैराडाइम फ्रॉम अनसेटलिंग पॉसिबिलिटी. सो अब यहाँ पे ना एक ऑथर ने नई चीज़ बोली कि जब आप घोस्ट को एक बायोलॉजिकल एरर की कैटेगरी में डालते हो तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो एम्पेरिकल डिस्कोर्स है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो साइंस का पैराडाइम है उसको बचाने की कोशिश हो रही है. बिकॉज अदरवाइज इफ यू एक्सेप्ट दैट देर इज़ अ रियल पॉसिबिलिटी ऑफ घोस्ट एंड स्पिरिट्स एंड ऑल दैट, सो जो करंट हमारा रियलिटी को लेके जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है या जो हमारा पैराडाइम है, ठीक है, दैट पैराडाइम वुड बी थ्रेटेंड. ओके, सो you're actually protecting your own paradigm from unsettling possibility that our current instruments of measurement are fundamentally blind to non-local relational matrices of reality. ठीक है, तो अगर आप घोस्ट एंड अदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को एक्सेप्ट करोगे तो आपका जो खुद का पैराडाइम है वो अनसेटल हो जाएगा, एंड इट ओपन्स अस टू द पॉसिबिलिटी दैट मे बी हमारे जो करंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम चीज़ों को मेजर करते हैं, ठीक है, वो कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी को मेजर नहीं कर सकते. दे आर ब्लाइंड टू द नॉन लोकल रिलेशनल मैट्रिसेस ऑफ रियलिटी. ओके, सो विच एसेंशियली मीन्स कि आपका करंट पैराडाइम अभी उतना सही नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी ओपन हो जाएगी. तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर ओन पैराडाइम फ्रॉम दैट अनसेटलिंग पॉसिबिलिटी यू एंड अप not accepting those phenomena in the first place. You sideline them. However, a deeper anthropological and philosophical critique reveals that the structural marginalization of paranormal discourse serves as a vital ideological function within the late stage technocratic capitalism. Author कहता है कि हालांकि एक ज़्यादा डीप एंथ्रोपोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल क्रिटिक अगर आप करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो स्ट्रक्चरल मार्जिनलाइजेशन है, मार्जिनलाइजेशन का मतलब किसी चीज़ को ना बहुत कम इंपॉर्टेंस देना और उसको मार्जिन्स पे या पेरिफेरी पे डाल देना, ठीक है. तो ये मार्जिनलाइजेशन जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का, ये एक आइडियोलॉजिकल फंक्शन प्ले करता है लेट स्टेज कैपिटलिज्म, टेक्नोक्रेटिक कैपिटलिज्म में. नाउ दिस इज़ अ वेरी आई वुड से वेरी स्ट्रेंज थॉट, क्योंकि we never thought that this could actually serve as a serve some sort of ideological function in capitalism. Okay, capitalism का इससे क्या लेना देना है ना. So that's interesting. तो ऑथर कह रहा है कि जिस तरीके से हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को मार्जिनलाइज करते हैं, ये जो पूरा डिस्कोर्स है इसका एक आइडियोलॉजिकल फंक्शन है टेक्नोक्रेटिक कैपिटलिज्म में. The industrial and digital revolutions demanded a total disenchantment of the world, transforming both nature and human subjectivity into quantifiable, extractable, and hyper-rationalized commodities. इंडस्ट्रियल और डिजिटल रेवोल्यूशन ने ये डिमांड किया कि जो नेचर है और ह्यूमन सब्जेक्टिविटी है, ठीक है, दोनों को हम क्वांटिफाई कर पाएँ, एक्सट्रैक्ट कर पाएँ as hyper rationalized commodities, which simply means that human subjectivity and human nature, okay, in the current industrial and digital format is assumed to be hyper rational, right? Okay, and commoditized in this hyper utility framework. अब देखो hyper utility framework का मतलब कि आप current framework को rational बता रहे हो और आप ये कह रहे हो कि हम उन्हीं चीज़ों को करते हैं या उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं जिस चीज़ की हमारे लिए एक यूटिलिटी है, हमारा उस चीज़ से कोई काम निकलता है ना. सो दैट इज़ व्हाट लाइक कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड ऑल दोज थिंग्स वर ऑल अबाउट. मोस्टली यूटिलिटी है ना, लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन एक्चुअली यूज
for our advantage. Okay, so something that is यूटिलिटेरियन. तो ये जो अभी करंट फ्रेमवर्क है वो हाइपर यूटिलिटी को फेवर करता है. हाइपर यूटिलिटी फ्रेमवर्क है. द पैरानॉर्मल रिप्रेजेंट्स अ वॉलेटाइल साइट ऑफ ऑन्टोलॉजिकल रेजिस्टेंस. तो उस कंटेक्स्ट में जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है वो एक वॉलेटाइल रेजिस्टेंस का रोल प्ले करता है, विच ऑब्वियसली इज नॉट अ मैच विद द करंट पैराडाइम. A haunting or an inexplicable cosmic synchronicity cannot be metered, monetized, or integrated into a predictive algorithm workflow. यहाँ भी ऑथर कह रहा है कि अगर कोई हॉन्टिंग की बात करें, ठीक है, हॉन्टिंग मतलब कहीं पे जहाँ पे भूत या वो सब एक्टिविटीज होती हैं, सो दैट इज हॉन्टिंग. ओके, द प्रेजेंस ऑफ घोस्ट, या फिर किसी इनएक्सप्लिकेबल कॉस्मिक फिनोमेना की हम बात करें, ठीक है, तो उन चीज़ों को हम मोनेटाइज नहीं कर सकते, मीटर नहीं कर सकते और इंटीग्रेट नहीं कर सकते अपने करंट एल्गोरिथमिक वर्कफ्लो में. दैट मीन्स कि उसका हमारे लिए कोई काम नहीं है, ठीक है. ना तो किसी हॉन्टिंग का मोनेटाइजेशन हो सकता है, ना हमारे एल्गोरिथम में उसका इंटीग्रेशन हो सकता है. ओके, दैट मीन्स इट्स अ यूजलेस थिंग. एंड बिकॉज इट्स अ यूजलेस थिंग एंड द ऑथर ऑलरेडी हैज़ मेंशन्ड कि जो इंडस्ट्रियल और डिजिटल रेवोल्यूशन है, that was more about utility and rationality. So if this thing cannot be used or monetized, then we assume that it does not exist. Okay, because current framework में वो suit नहीं करता. By forcing an encounter with the radical unknown, paranormal experience disrupts the linear temporal rhythms of contemporary economic life. Okay, तो ये इस तरह के जो experiences होते हैं, ये जो current rhythms हैं आपके रोजमर्रा के इकोनॉमिक लाइफ के, उसको डिस्टर्ब करते हैं. कार्विंग आउट स्पेस ऑफ टेम्पोरल एंड एग्जिस्टेंशियल ऑटोनॉमी वेयर द ह्यूमन सब्जेक्ट इज ब्रीफली emancipated from the tyranny of utilitarian calculus. Okay, now whenever you encounter such paranormal experiences, these are like the brief spaces where you have what you can call as existential autonomy, and you are freed from the utilitarian calculus. And why do you say that you are freed? emancipation का मतलब free होता है, freedom होता है. तो ऐसा ऑथर क्यों बोल रहा है? बिकॉज किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का कोई यूटिलिटेरियन पर्पस नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई मोनेटाइजेशन नहीं है. तो जब आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, उन चीज़ों को आप एनकाउंटर करते हो, तो you actually come out from that economic utilitarian calculative mindset, because this is something that's like that does not fit in the older paradigm of like everything being a utility. The paranormal is not a relic of pre-modern ignorance, but uncontainable counter narrative, a stubborn insistence that reality possesses structural depths that refuses to submit to institutional containment. Author says कि पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज़ हैं वो इग्नोरेंस का फंक्शन नहीं है, ठीक है. वो ऐसा नहीं है कि लोग इग्नोरेंट है तो इसलिए इग्नोरेंस का एक फॉर्म है, ओके, जो पहले से चला आ रहा है, ठीक है. ओके, प्री मॉडर्न एरा से जो इग्नोरेंस चला आ रहा है, ठीक है, ये उसका नतीजा नहीं है, बल्कि एक काउंटर नैरेटिव है जिसको आप कंटेन नहीं कर सकते. और एक काउंटर नैरेटिव एक तरह से स्टबर्न इंसिस्टेंस है कि रियलिटी की जो डेप्थ्स हैं वो रियलिटी की डेप्थ्स को कोई कंटेन नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई इंस्टीट्यूशन उस पर कोई लिमिट नहीं लगा सकती. विच सिंपली मीन्स कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अब इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे आपका क्या कहते हैं स्कूल्स हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, वो रियलिटी को कंटेन नहीं कर सकते. तो जो चीज़ रियल है वो रियल है. ओके, institutions cannot put a limit to what can be real and what cannot be real. And when you look at paranormal phenomena, they actually are a form of non-utilitarian counter narrative, which basically tell us the same thing, that it's not possible to contain reality, and institutions can't contain reality, and like whatever is real is real. Okay, so that is what the author believes. Furthermore, the rigid bifurcation between natural and paranormal relies on highly problematic epistemological isolation. Epistemological means related to knowledge, that distorts the historical evolution of scientific inquiry itself. और अगर आगे देखा जाए तो ये जो रिजिड बाइफर्केशन है कि क्या चीज़ नेचुरल है और क्या चीज़ पैरानॉर्मल है, ये
एक बहुत प्रॉब्लमैटिक आइसोलेशन पे डिपेंड करती है, जो कि साइंटिफिक इंक्वायरी की हिस्टोरिकल एवोल्यूशन के भी अगेंस्ट है. What is codified as standard physical law in one century is almost invariably the occult or impossible anomaly of the preceding one. Okay. एक्चुअली इस एग्जाम्पल से ना ऑथर ये बताना चाह रहा है कि साइंस के खुद के फंडे जो हैं, ठीक है, वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है कि उसे ओकल्ट बोल दिया जाए. ओके, तो अब यहाँ पे ऑथर कहता है कि जिस चीज़ को हम स्टैंडर्ड फिजिकल लॉ कहते थे एक सेंचुरी में, ठीक है, वही सेम चीज़ किसी दूसरी सेंचुरी में आगे चल के ओकल्ट की कैटेगरी में डाली जा सकती है, या एनोमली की कैटेगरी में डाली जा सकती है इन द प्रीसीडिंग वन. विच मीन्स कि इवन साइंस के जो खुद के लॉज हैं, ठीक है, उनको भी आगे चल के आप मतलब बोल सकते हो कि भाई दिस इज नॉट इवन साइंस. ओके, दिस इज जस्ट एन ओकल्ट फिनोमिना. ओके, भूतिया और पैरानॉर्मल फिनोमिना. ओके, सो विच मीन्स कि इवन साइंस के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो साइंटिफिक इंक्वायरी में भी ये एक ओपन चीज़ होती है कि आप चीज़ों को क्वेश्चन कर सकते हो, एंड यू कैन एक्चुअली चेंज देम व्हेन रिक्वायर्ड. ओके, सो समथिंग दैट वाज कोडिफाइड एज फिजिकल लॉ इन वन सेंचुरी may be called as occult or an anomalous phenomena in the other. The invisible fields of electromagnetism and the non-local entanglement of quantum mechanics were once structurally indistinguishable from magical thinking. अब यहाँ पे ऑथर कहता है कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इनविजिबल फील्ड्स की बात की जाए, या क्वांटम मैकेनिक्स के नॉन लोकल एंटेंगलमेंट्स की बात की जाए, ओके, ये दोनों चीज़ें किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल मैजिकल थिंकिंग की तरह ही दिखती थी, है ना. तो व्हेन यू से दैट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और क्वांटम मैकेनिक्स को मैजिकल थिंकिंग से अंतर कर पाना पॉसिबल नहीं था, इट सिंपली मीन्स कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्वांटम मैकेनिक्स को भी मैजिकल थिंकिंग ही कहा गया होगा. ओके, बिकॉज यू कैन नॉट एक्चुअली सी quantum phenomena, or for that matter even electromagnetism is invisible, so maybe people may have called that magical thinking. When orthodox institutions automatically relegate anomalous phenomena, relegate means to put something at a secondary position. तो जो ऑर्थोडॉक्स इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब जो पुरानी इंस्टीट्यूशंस है, पुरानी इंस्टीट्यूशंस का मतलब सपोज आप कॉलेजेस की बात करो, स्कूल्स की बात करो, जो एक रिजिड तरीके से सोचते हैं, ओके, जो साइंस में पढ़ाया जाता है उसी को सही मानते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली रेलीगेट कर देते हैं किसी भी ऐसे फिनोमिना का जो करंट रियलिटी से मैच नहीं करता. एनोमलस फिनोमिना मीन्स समथिंग दैट इज काउंटेड एज एन एबरेशन और एन एरर, ठीक है, टू द डोमेन ऑफ सुपरस्टिशन और साइकोलॉजिकल डिलीजन. विच सिंपली मीन्स कि कोई भी पैरानॉर्मल फिनोमिना आएगा तो वो उसको एनोमलस कह के उसको सुपरस्टिशियस फिनोमिना या साइकोलॉजिकल पागलपन कह देंगे, ठीक है. तो मतलब उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको एक सेकेंडरी पोजीशन दे दी जाएगी उस फिनोमिना को, ये कहते हुए कि भाई ये तो अंधविश्वास है या ये पागलपन है, ठीक है. दे कन्फ्यूज अ टेम्पररी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल और थियोरेटिकल लिमिटेशन विद एन एब्सोल्यूट बाउंड्री ऑफ एग्जिस्टेंस. वो कन्फ्यूज करते हैं एक टेम्पररी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल या थियोरेटिकल लिमिटेशन विद एन एब्सोल्यूट बाउंड्री ऑफ एग्जिस्टेंस. दिस क्रिएट्स अ सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लोजर. अब इसकी वजह से क्या होगा, एक सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल बन जाती है इंटेलेक्चुअल क्लोजर की. दैट मीन्स आपका इंटेलेक्ट क्लोज हो जाता है. बाय स्टार्व्ड ऑफ इंस्टीट्यूशनल फंडिंग एंड एकेडमिक लेजिटिमेसी, और उसको इंस्टीट्यूशनल फंडिंग नहीं मिलती, एकेडमिक लेजिटिमेसी नहीं मिलती. एनोमलस रिसर्च इज ड्रिवन टू द मार्जिन्स. अब ना तो फंडिंग मिलेगी, ना एकेडमिक्स के अंदर उसको कोई पोजीशन दी जाएगी, तो इस तरह की जो रिसर्च है वो मार्जिनलाइज कर दी जाएगी. दैट मीन्स उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, ठीक है. इट वुड बी थ्रोन टू द मार्जिन्स, विच इज देन यूज बाय द ऑर्थोडॉक्सी टू जस्टिफाई इट्स कॉन्टिन्यूड एक्सक्लूजन एज अ फ्रिंज साइंस. अब क्योंकि उस चीज़ को आपने फ्रिंजेस पे डाल दिया, फ्रिंजेस का मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल एक बाउंड्री पे डाल देना या फिर मार्जिनलाइज कर देना, ठीक है, या पेरिफेरल इंपॉर्टेंस देना. दैट मीन्स कि इट्स नॉट इन द मेन स्ट्रीम, इट्स ऑन दी बाउंड्रीज. दैट मीन्स ऑफ वेरी लो इंपॉर्टेंस. तो अब ये जो आपने इंस्टीट्यूशनल फंडिंग को कट करके और एकेडमिक लेजिटिमेसी ना देके जो एक सर्टेन फील्ड को फ्रिंज बना दिया, अब उसी फ्रिंज स्टेटस को आप यूज करते हो आगे चल के ये चीज कन्विंस करने के लिए कि क्योंकि ये चीज फ्रिंज है एंड इट्स अ फ्रिंज साइंस, सो इट डज नॉट डिजर्व टू
like to even be researched. Okay, and you keep on excluding it, but this time now you exclude it saying that it's a fringe science. Okay, ultimately the systematic suppression of the paranormal does not protect empirical truth. अल्टीमेटली होता ये है कि जो सिस्टमैटिक तरीके से आपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को सप्रेस किया है उससे एम्पेरिकल ट्रुथ प्रोटेक्ट नहीं होता, रादर इट फंक्शंस एज एन आर्किटेक्चरल अपैरेटस ऑफ एपिस्टेमिक सर्वेलेंस, बल्कि वो एक अपैरेटस की तरह काम करता है एपिस्टेमिक नॉलेज सर्वेलेंस का, ensuring that human inquiry remains permanently locked within a domesticated, self-referential model of the cosmos that prioritizes systemic control over the authentic existential discovery. और जो हमारा ह्यूमन इंक्वायरी का जो एग्जिस्टिंग मॉडल है वो परमानेंटली लॉक्ड इन रहता है इस सप्रेशन की वजह से इन दी सेल्फ रेफरेंशियल मॉडल ऑफ कॉस्मॉस, जिसमें हम कंट्रोल, सिस्टमिक कंट्रोल को प्रायोरिटाइज करते हैं ओवर ऑथेंटिक discovery, existential discovery. That means we don't want to discover anything new, and we don't get into authentic existential discoveries. हम सिर्फ अपने existing model को ही justify करते हैं, उसको ही protect करते हैं. So what we are actually locked in is a domesticated self-referential model of cosmos, okay, which is more about systemic control rather than authentic discovery. Okay, so let's look at the first question. The primary thesis of the passage is that systemic marginalization of paranormal phenomena within mainstream empirical discourse. तो primary thesis passage की, which is that systemic marginalization हम करते हैं paranormal phenomena का within mainstream discourse. Okay, अब ऐसा क्यों होता है? Stems from localized failure of neuroscientific models to accurately differentiate between objective physical anomalies and cognitive pathologies. क्या marginalization इस चीज की वजह से क्योंकि localized failure हो गया है neuroscientific models का? Okay, I don't think so. Okay, neuroscientific models जैसी कोई चीज तो यहाँ पे आई ही नहीं. ठीक है, failure तो दूर की बात है. There is no angle of like the failure of neuroscientific models. Right. So marginalization is not a function of the failure of neuroscientific models. So obviously that is wrong. Second, operates as an ideological and epistemic defense mechanism that pathologizes ontological anomalies to preserve institutional control and hyper-rationalized socio-economic framework. Now this is correct because ये चीज़ आपने बताई है कि जो current utilitarian capitalistic mindset है उसमें इन सब चीज़ों को हम फिट इन नहीं कर सकते. तो बेसिकली हम जो मार्जिनलाइज करते हैं वो इसलिए करते हैं बिकॉज वी वांट टू प्रिजर्व इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल एंड द करेंट सोशियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क. ठीक है, तो ये चीज़ ना मल्टीपल टाइम्स आपको देखने को मिलेगी पैसेज में. ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे जैसे लास्ट में भी आया है, we are permanently locked within a domesticated self-referential model of the cosmos that prioritizes systemic control over authentic discovery. Similarly, अगर आप फर्स्ट वाले में देखोगे, okay, look at this. Mainstream empirical discourse implicitly protects its own paradigm from the unsettling possibility that our current instruments of measurement are fundamentally blind to non-local relational matrices of reality. Okay, and again, look at this. The second paragraph. Okay, a haunting or an inexplicable cosmic synchronicity cannot be metered, monetized, or integrated into the predictive algorithmic workflow by forcing an encounter with the radical unknown. Paranormal experience disrupt the linear temporal rhythms of contemporary economic life. Okay, तो contemporary economic life की rhythms को ये block करता है. ठीक है, क्योंकि उसके साथ suit नहीं करता. The paranormal is not a relic of pre-modern ignorance, but an uncontainable counter-narrative, a stubborn insistence that reality possesses structural depths that refuses to submit to institutional containment. Okay, so the idea is that we are trying to protect our own current model of hyper-utility, hyper-rationality, and paranormal does not fit in with the current model because genuine discovery is not the priority. What is priority in the current model? Systemic control. ठीक है, तो institutional control को preserve करना है. हमारी सोसाइटी है हाइपर रैशनलाइज्ड,
ओके उस सोशो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को प्रिजर्व करना है, तो इसलिए इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. And how do we protect our current model? By marginalizing the paranormal phenomena. So the B option is absolutely like correct. Bridges the historical divide between pre-modern magical thinking and quantum mechanics by exposing the structural limitations of contemporary measurement tools. Now, when you say bridges the historical divide between pre-modern magical thinking and quantum mechanics, okay, it basically means कि जो मार्जिनलाइजेशन है वो इसलिए किया जाता है ताकि हिस्टोरिकल डिवाइड जो प्री मॉडर्न मैजिकल थिंकिंग और क्वांटम मैकेनिक्स में था उसे ब्रिज किया जा सके. ओके, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू बेसिकली फाइंड सम सॉर्ट ऑफ लिंक बिटवीन जो प्री मॉडर्न मैजिकल थिंकिंग थी और आजकल की जो क्वांटम मैकेनिक्स है. ओके, नाउ दिस इज नॉट समथिंग दैट्स गिवन इन द पैसेज कि जो मार्जिनलाइजेशन है वो इसलिए किया जाता है ताकि एक ब्रिज क्रिएट किया जा सके, क्योंकि एक हिस्टोरिकल डिवाइड रहा है between pre-modern magical thinking and quantum mechanics. Obviously not. Okay, this is not what the passage is telling me. Exposes a structural contradiction within the late stage capitalism by demonstrating that subjective encounter with the numinous can easily be monetized via the alternative therapeutic market. Now this is obviously wrong. कहीं पे भी आपने ये नहीं कहा कि भाई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या सब्जेक्टिव एनकाउंटर्स को मोनेटाइज कर सकते हो, उसे कमाई कर सकते हो, उसे पैसा कमा सकते हो बाय टैपिंग द थेरेपी और therapeutic markets. Okay, there is no angle of alternate therapeutic markets. Okay, so obviously this is also wrong. The answer is B option. Which of the following options best characterize the tone of the author regarding the mainstream empirical handling of anomalous phenomena? Author का जो मेन स्ट्रीम को लेके टोन है, ठीक है, कि मेन स्ट्रीम एम्पेरिकल वर्ल्ड किस तरीके से पैरानॉर्मल फिनोमिना विच इज एनोमलस अकॉर्डिंग टू देम को हैंडल करता है. अब यहाँ पे ना एक चीज समझना, ऑथर मेन स्ट्रीम के बिल्कुल अगेंस्ट में है, क्योंकि ऑथर का मानना ये है कि जो पैरानॉर्मल फिनोमिना है उसको वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते बिकॉज उन्हें अपना करंट पैराडाइम प्रिजर्व करना है. सो देयर हैंडलिंग एंड द ऑथर्स टोन इज वेरी नेगेटिव. ठीक है, तो ऑथर इस चीज को लेके ना एक like he is against the mainstream empirical handling of anomalous phenomena for obvious reasons, because he believes that these things are real but वो लोग मानने से मना कर देते हैं. ठीक है, they marginalize it. So let's look at the options. Skeptical and clinical, systematically dissecting the neurological and evolutionary mechanisms that cause paranormal delusions. See, I cannot use the word clinical here. Okay, now when you do something with clinical precision, you are basically being rational and you are being logical. But do you really think that the author has a tone which is clinical for mainstream empirical handling? Okay, no way. Okay, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो skeptical and clinical जो term है वो हम author के लिए use नहीं करेंगे. Even skeptical simply means doubtful. तो author is not on the doubtful side. He's actually like, he's very like he has what you can say a very negative tone, because he believes that this is being done intentionally. तो skeptical से ज़्यादा है. ठीक है, and obviously I cannot use the word clinical because clinical would still have a neutral or a positive bent, indirectly saying that they're doing it with clinical precision, or this is something that's still on the rational side in the way the things are being dealt with. Okay, but they are not. Okay, so obviously this option cannot be the answer. Indifferent and analytical नहीं हो सकता. ठीक है, author is emotionally invested in the topic. He is not indifferent. Indifferent का मतलब होता है I don't care. I don't think author has this attitude. Okay, because he obviously cares. Incisive. The author has a sharp, incisive, acidic tone. Adversarial. जो adversary का मतलब होता है आपके जो against में है. तो basically author यहाँ पे adversarial और incisive tone रखता है regarding the mainstream empirical handling, because he is challenging the dogmatic reductionism of the scientific orthodoxy by exposing its underlying socio-political anxieties, which simply means कि
ऑथर एक्सपोज कर रहा है सोशियो पॉलिटिकल एंग्जाइटीज को जो कि करंट फ्रेमवर्क में है, ठीक है, एंड ही इज डूइंग दिस इंटेंशनली बिकॉज ही नोज कि जो करंट मेन स्ट्रीम है वो जानबूझ के मार्जिनलाइज कर रहा है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को. सो हिज टोन इज वेरी वेरी शार्प विच इज इंसाइसिव एंड adversarial which is against. Sanctimonious and moralistic, obviously he is not moralistic. Sanctimonious का मतलब होता है trying to be fake religious, okay, या किसी चीज़ का दिखावा करना जो कि आप हो नहीं, तो ये ऑब्वियसली वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा ऑथर के टोन के लिए. द आंसर इज incisive and adversarial. Third question, suppose a technology corporation develops a new biometric algorithm that successfully quantifies, maps, and predicts the exact moment an individual will experience a precognitive epiphany, seamlessly converting these states into optimized consumer preferences. How would the development impact the author's conceptualization of the paranormal as expressed in the second paragraph? So question is saying कि suppose करो कि एक टेक्नोलॉजी है जो कि एक ऐसा बायोमेट्रिक एल्गोरिथम डेवलप करती है जो सक्सेसफुली क्वांटिफाई कर सकता है, काउंट कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है, मैप कर सकता है एग्जैक्ट मोमेंट जब इंडिविजुअल एक प्री कॉग्निटिव एपिफेनी एक्सपीरियंस करेगा. अब यहाँ पे ना एक चीज देखो, ऑथर के हिसाब से दीज थिंग्स कैन नॉट बी पुट इन अ कैपिटलिस्टिक फ्रेमवर्क, यू कैन नॉट मोनेटाइज देम, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट देम, ओके. बट यहाँ पे ना एक्चुअली उल्टा हो रहा है क्योंकि आप ये कह रहे हो कि एक सर्टेन कंपनी ने उसको प्रिडिक्शन के कैटेगरी में डाल दिया एंड एपिफनी इज अ पैरानॉर्मल मोमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज. सो नाउ यू आर एबल टू क्वांटिफाई इट, नाउ यू आर एबल टू प्रिडिक्ट लाइक व्हेन इट्स गोना हैपन. सो देखा जाए तो ये ऑथर का जो यहाँ पे कंटेंशन था ना, ठीक है, उसके अगेंस्ट में जा रहा है क्योंकि ऑथर ने जस्ट इसका उल्टा बोला था कि भाई इसको मोनेटाइज वगैरह करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है. Okay, because he says that it cannot be metered, monetized, or integrated into the predictive algorithmic workflow. All right. So this is what the new situation is, that we can actually do that, right? Seamlessly converting those states into optimized consumer preferences, which means these things can be used in the algorithmic capitalistic model. How would this development impact the author's conceptualization of the paranormal as expressed in the second paragraph? So second paragraph को देख लेते हैं. बाकी I think we all know that this would go against the author's contention, the author's way of looking at things. ठीक है, तो ये जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा सेकेंड पैराग्राफ को, लेकिन एक बार देखते हैं. सो गाइज दिस इज द सेकेंड पैराग्राफ. Okay, look at this. In this hyper-utility framework, the paranormal represents a volatile set of ontological resistance. Okay, volatile is something that you cannot control. तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक तरीके से वॉलेटाइल साइट है ऑन्टोलॉजिकल रेजिस्टेंस की. अ हॉन्टिंग और एन इनएक्सप्लिकेबल कॉस्मिक synchronicity cannot be metered, monetized, or integrated into a predictive algorithmic workflow. Now, this statement is important क्योंकि ऑथर के अकॉर्डिंग कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या हॉन्टिंग को हम मीटर नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, मीन्स मोनेटाइज नहीं कर सकते, और एल्गोरिथम के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते. By forcing an encounter with the radical unknown, paranormal experiences disrupt the linear temporal rhythms of contemporary economic life, carving out space of temporal and existential autonomy, where human subject is briefly emancipated from the tyranny of utilitarian calculus. Now, author के according क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, monetization नहीं हो सकता, metering नहीं हो सकती, algorithm में integration नहीं हो सकता, तो जो paranormal experiences हैं वो current utilitarian calculus को disrupt करते हैं. ठीक है, तो author के according you cannot fit in these paranormal experiences in the current socio-economic paradigm or utilitarian calculus, and in that sense they actually create a counter narrative. ठीक है, because this is beyond the scope of the utilitarian framework that we currently have. ठीक है, लेकिन अभी जो यहाँ पे आपने बोला कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया जो क्वांटिफाई भी कर रहा है, मैपिंग भी कर रहा है,
और प्रिडिक्शन भी कर रहा है प्री कॉग्निटिव एपिफनी का, तो इसका मतलब ये जस्ट ऑथर का उल्टा बोल रहा है, ठीक है। मतलब दिस टेक्नोलॉजी इज बेसिकली डूइंग व्हाट द ऑथर हैज सेड का जस्ट अपोजिट। ओके, so this development is exactly going to undermine or weaken uh, the author's contention, the author's argument that it's not possible to have quantification or mapping or monetization of such experiences. Okay, तो options को देखते हैं. It would validate the author's argument by proving that precognitive awareness are fundamentally rooted in non-local. Okay, no, it's not going to validate. Okay, क्योंकि ऑथर तो कह रहा था कि जो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, मैप नहीं कर सकते, उनका कोई यूटिलिटी नहीं है, ये तो उल्टा हो गया. It would weaken the author's premise by demonstrating that standard physical laws are fully capable of expanding into their parameters without relying on institutional funding. Okay, there is no angle of institutional funding. So, starting वाला पार्ट ठीक है, ऑथर के बेसिक आर्गुमेंट को वो वीकन कर रहा है, लेकिन saying if standard physical laws are fully capable of expanding, what is this? And what is this whole idea of institutional funding? Obviously, there's no angle of institutional funding here. It would undermine the author's characterization of the paranormal by neutralizing its function as a volatile set of ontological resistance against utilitarian calculus. This option is correct because author तो ये कह रहा था कि this is a resistance against utilitarian calculus of the current times. But अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो जो ये न्यू टेक्नोलॉजी है दैट इज टोटली इन सिंक विद द यूटिलिटेरियन कैलकुलस, बिकॉज नाउ यू कैन मोनेटाइज इट, नाउ यू कैन क्वांटिफाई इट. ओके, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. It would deepen the author's critique by showing that the architectural apparatus of surveillance must be inevitably pathologize anomalies before they can be deployed as commodities. It would deepen the author's critique, which means it would support. Okay, by showing an architectural apparatus of surveillance must, there's no angle of surveillance. Inevitably makes this option too strong. Pathologizing anomalies before they can be deployed as commodities. Like there's no discussion of something be deployed as a commodity. And what do we even mean by that? Okay, so this is like totally nonsensical. Okay, C option. Last question. In theological and theoretical sociology, a paradigm center is defined as an institutional framework that actively denies academic validity to an outlier data, not because the data is verified to be false, but because validating it would require dismantling the core semantic definition upon which the institution's authority is built. Based on the third paragraph, the mainstream scientific community's treatment of anomalous research maps onto paradigm century because. So paradigm century की definition author ने यहाँ पे बताई है. Paradigm century is defined as an institutional framework. एक ऐसा institution का framework जो कि एक्टिवली डिनाई करता है एकेडमिक वैलिडिटी ऐसे किसी भी डेटा को जो करंट मेन स्ट्रीम फ्रेमवर्क साथ फिट नहीं करती. इसलिए नहीं क्योंकि डाटा फॉल्स है, बल्कि इसलिए क्योंकि डेटा को अगर वेरीफाई कर लिया और वो डेटा वैलिडेट हो गया तो जो करंट पैराडाइम के जो कोर फंडामेंटल्स हैं उन पे ही क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है. और उन कोर फंडामेंटल्स पे इंस्टीट्यूशन की अथॉरिटी बिल्टअप है, ठीक है. तो बेसिकली पैराडाइम सेंटर इज गोइंग टू प्रोटेक्ट दी current institutional framework from any resistance that comes from a data that is not in sync with the current understanding of things. Okay, so it's basically protecting the current paradigm, right? That is the reason why paradigm century. तो third paragraph के basis पे अगर हम देखें तो मेन स्ट्रीम साइंटिफिक कम्युनिटी का जो ट्रीटमेंट है किसी भी ऐसी रिसर्च को जो एनॉमलस है, विच इज़ like anything that does not fit the current scientific norms, जैसे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, तो उसको मेन स्ट्रीम साइंटिफिक कम्युनिटी का जो ट्रीटमेंट है उसको हम पैराडाइम सेंटर की कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि ठीक है. सो व्हाई आई कैन एक्चुअली पुट दिस इन द कैटेगरी ऑफ पैराडाइम सेंट्री, ठीक है. सो दिस is referring to your third paragraph. Okay, so third paragraph को एक बार देख लेते हैं and then we again come back. Okay, so if I look at the last few lines, it creates a self-perpetuating cycle of intellectual closure by starved of institutional funding and academic legitimacy, and anomalous research is driven to the margins, which is then used by the orthodoxy to justify its continued exclusion as fringe science. स्टार्टिंग में तो फंडिंग कट कर दोगे, उसका लेजिटिमेसी आप हटा लोगे, ये कहते हुए कि
भाई ये चीज़ इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करती, फिर उसकी वजह से ऐसी रिसर्च चली जाएगी फ्रिंज कैटेगरी में, और फिर अल्टीमेटली आप पैरानॉर्मल डिस्कशंस को या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के रिसर्च को ऐसे सप्रेस करोगे ये कहते हुए कि भाई ये तो फ्रिंज है, ये तो फ्रिंज साइंस है, ठीक है, सो नो वन इज पेइंग अटेंशन टू इट, राइट। एंड यू कैन सी जो ऑर्थोडॉक्स इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑटोमेटिकली ऐसे एनोमलस फिनोमिना को सेकेंडरी पोजीशन में रेलीगेट कर देती हैं, ये कहते हुए कि सुपरस्टिशन है और साइकोलॉजिकल डिल्यूजन है, राइट। और उसकी वजह से दे एक्चुअली इम्पोज अ टेक्नोलॉजिकल एंड थियोरेटिकल लिमिटेशन ऑन व्हाट कैन बी रिसर्च्ड, राइट। अच्छा, अब उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से यू आर ऑलवेज लॉक्ड इन द करंट पैराडाइम विच इज सेल्फ रेफरेंशियल मॉडल ऑफ कॉस्मोस that prioritizes systemic control over the authentic existential discovery. Okay, and why? Because they obviously you want to protect your own self. ठीक है. Okay, so basically आप एक certain चीज को इसलिए डिनाई कर रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उसकी वजह से सिस्टमिक कंट्रोल जो आपके इंस्टीट्यूशन का है वो खत्म हो जाएगा. So you are not interested in authentic discoveries, but you are more interested in preserving the institutional authority. Okay, because any new finding would actually put in question mark the current institutional authority that your institution has. So अब यहाँ पे options को देखते हैं. It uses its technological and theoretical limitation as a pretext to declare that anomalous phenomena exist entirely outside the absolute boundaries of existential reality. Okay, it uses its technological and theoretical limitation. देखो, ऐसा नहीं है कि आपने पैसेज में ये बोला कि करंट इंस्टीट्यूशंस के पास लिमिटेशंस हैं थ्योरी की या टेक्नोलॉजी की. एक्चुअली बात ये नहीं है कि दे आर लिमिटेड इन थ्योरी एंड टेक्नोलॉजी. द थिंग इज that you don't want to research it because then it would basically put a question mark on your own legitimacy. Okay, so the reason why you are comparing it is not because you yourself have limitations when it comes to technology or theory. It safely drives anomalous research to the margin of society to ensure that corporate entities cannot weaponize alternative science. Okay, see, it drives anomalous research to the margin of society, that is true. But this part is wrong. To ensure that corporate entities cannot weaponize alternative science for systemic control. अब यहाँ पे बी ऑप्शन ये कह रहा है कि ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कॉर्पोरेट एंटिटीज इसको यूज ना कर पाए फॉर सिस्टमिक कंट्रोल. तो बेसिकली ये भलाई का काम कर रहे हैं क्योंकि इनको डर लगता है कि कॉर्पोरेट एंटिटीज इस इंफॉर्मेशन को यूज करके सिस्टम को कंट्रोल कर लेंगे. लाइक दैट इज नॉट गिवन इन द पैसेज. It intentionally conflates historical physical laws with with magical thinking to prevent non-local quantum entanglement from disrupting consumer networks. Okay, there's no angle of non-local quantum entanglement disrupting consumer networks. Okay, and it's pretty absurd to say कि non-local quantum entanglements की वजह से consumer networks disrupt होंगे. Obviously not. D option, it establishes an exclusionary cycle where it enforces a state of institutional starvation upon fringe research. जो कि given था, कोई फंडिंग नहीं देते, उनको एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है, तो वो स्टार्व हो जाएंगी रिसर्चेस जो फ्रिंजेस पे हैं. एंड देन यूटिलाइजेस दैट रिजल्टेंट मार्जिनलाइजेशन जो कि पैसेज में गिवन था कि आगे फिर उसी चीज़ को वो यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू जस्टिफाई फर्दर मार्जिनलाइजेशन एंड फर्दर डिनाइल ऑफ लेजिटिमेसी बाय सेइंग कि भाई ये जो रिसर्च है ये तो वैसे भी फ्रिंज रिसर्च है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता, ये सुपरस्टिशन है. और इस तरीके से जो इनिशियली आपने फंडिंग ना देके उनको मार्जिनलाइज किया था, उनको एक्सक्लूड किया था, अब मार्जिनलाइज होने के बाद उस मार्जिनलाइजेशन को ही आप यूज़ करते हो इन ऑर्डर टू से दैट इट्स नॉट लेजिटिमेट. ओके, सो यस, द आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर दिल्ली.